नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को कैबिनेट से हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। इसके चलते अब सूबे में 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों की काफी अरसे से ओपीएस की मांग थी, लेकिन योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पुरानी पेंशन को बहाल करने का दाव चला है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन 2005 के पहले जैसी एक ऐसा मुद्दा है जिससे सीधे तौर पर राज्य के करीब 28 लाख कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर्स जुड़ रहे हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बना था और 2024 के लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेना बीजेपी को भारी पड़ गया। पुरानी पेंशन पर सॉफ्ट कॉर्नर पॉलिसी रखने वाले इंडिया गठबंधन को सरकारी कर्मियों ने सियासी संजीवनी देने का काम किया था। वहीं भारतीय पर्वतीय महासभा द्वारा 1 अप्रैल 2005 से लागू सरकारी सेवकों पर नई पेंशन योजना के विरोध में गांधी प्रतिमा हजरतगंज में शांतिपूर्ण ध्यान आकर्षण सभा का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान में सरकारी समस्त नियमित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना संपूर्ण लंबित सहित दिया जाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनुपम सिंह भंडारी ने कहा, क्योंकि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के उपरांत पुरानी पेंशन ही एकमात्र सहारा रहती है। संयोजक मोहन बेश ने कहा कि पेंशन न मिलने से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने को असहाय व सुरक्षित होने का एहसास करता रहता है। ओपीएस क्या है, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। रिटायर्ड कर्मचारी को अनिवार्य पेंशन का अधिकार मिलता है। ये रिटायरमेंट के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50% होता है। वर्किंग कर्मचारी की तरह लगातार महंगाई भत्ता समेत अन्य भत्तों का लाभ मिलता है। मतलब अगर सरकार किसी भत्ते में इजाफा करती है तो फिर उसके मुताबिक पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रिटायर्ड कर्मचारी को अनिवार्य पेंशन का अधिकार मिलता है। ये रिटायरमेंट के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50% होता है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को कैबिनेट से हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में संबंध में लाए गए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। इसके चलते अब सूबे में 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। बता दें आपको कि सरकारी कर्मचारियों की काफी अरसे से ओपीएस की मांग चल रही थी। और ओपीएस क्या है, ये तो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दिया। और आपको बता दें कि इसको कैबिनेट में हरी झंडी मिल गई है। और बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की काफी अरसे से ओपीएस की मांग थी और योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पुरानी पेंशन को बहाल करने का दाव चला था। और अब सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जिससे सीधे तौर पर राज्य के करीब 28 लाख कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर्स जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अरविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता अरविंद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक लंबे समय से ओपीएस की मांग की जा रही थी और आखिरकार योगी कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।
अनम्यूट कीजिएगा। प्रणाम प्रणाम मैडम। जी हाँ, ये काफी अरसे से मैडम ये बात हमारे प्रदेश के और देश में भी चल रहा था। हमारी प्रदेश ने ये पहल की है योगी सरकार ने कि हमारे सभी कर्मचारियों की चिंता करते हुए उनकी बात जो बार बार उठाई जाती थी उसको पूरी तरह से मंथन करने के बाद ये विचार किया गया कि उनकी सब समस्याओं को निराकरण के लिए कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए जो पुरानी पद्धति के हिसाब से लोगों को मिलता रहे और रिटायरमेंट होने के बाद भी उनको वो सम्मान मिल सके जो कभी कभी परिवार किसी कारणवश से अपने परिजन को भूल जाता है। और अगर मुझे पूरा ये यकीन है कि ऐसा रहता है, जब दो पैसा किसी के आते रहते हैं, कोई एक आर्थिक स्रोत बढ़ा रहता है तो उसकी इज्जत भी घर परिवार में बनी रहती है। तो ये हमारे योगी सरकार का बहुत बड़ा कदम कि न केवल वर्तमान में जब तक वो कार्यशील हैं अपने कार्य के प्रति उनका किसी भी संस्था से जुड़े हो, दो पैसा आता रहता तब तक इज्जत रहती है, लेकिन ज्यादातर समाज में देखा जाता है कि आफ्टर रिटायरमेंट उस व्यक्ति की थोड़ा सा कहीं न कहीं समाज में जाने पर ये पता लगता है कि वो जो मूल्य पहले था जीवन का या जो मान सम्मान का वो थोड़ा घट जाता है। लेकिन अगर अर्थ मजबूत होता है तो लोग देखा कि इज्जत करते रहते हैं। तो योगी सरकार का बहुत बड़ा कदम है, सराहनीय कदम है और हमारी सभी जितने भी कर्मचारी हैं वो इस योजना से पूरा लाभ लेंगे। हमें पूरा यकीन है आने वाले समय में पूरे योगी सरकार ने सोच रखा है कि जो जो कहीं भी किसी प्रकार की जो भी हमारे प्रदेश में कमियां हैं उन सब लोगों की शिकायतों को सुन करके उनका पूर्ण निदान करना है। और इस पे योगी सरकार ने लगातार कदम उठाया है, चाहे वो हमारा अभी कुछ दिन पहले का नकल का मामला रहा हो, उस पर भी बहुत सख्त कदम योगी सरकार ने उठाया है। और जो योगी सील है वो वाकई में योगी सील अब है। अब कोई भी नकल के कोई अगर मत करेगा नकल कराने के माफिया, तो इतने कड़े ध्यान रखे गए हैं कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। रही बात कर्मचारी का और एक वो दिया है, न्याय दिया है, मैं तोहफा नहीं कहूंगा, एक न्याय दिया है और वो हमारे प्रदेश के सभी कर्मचारी जरूर खुश होंगे कि उनकी इतने दिनों की ये मांग थी, हमारे योगी जी ने उसे पूरा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे करके बस जो थोड़ी बहुत कुछ परेशानियां दिख रही थी समाज में जाने पर, धीरे धीरे करके समय आने पर उचित कदम उठाए। अरविंद जी, क्या ये ओपीएस बहाली जो है ये 2024 का डैमेज कंट्रोल है? पूरे यकीन है कि पूरी उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी अरविंद जी आपको आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, कभी कभी कट जा रही मैडम। हाँ बताओ मैडम। हाँ अब आ रही मैडम। अरविंद जी, क्या ये डैमेज कंट्रोल है एक तरीके का, जिस तरीके से 2024 में जो बीजेपी का हश्र यूपी में हुआ, क्या वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? 27 को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही? ये मैडम नहीं, डैमेज कंट्रोल शब्द नहीं कहेंगे यहाँ पे। जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने का पूरा प्रयास जरूरत तो काफी लंबे समय से है, जरूरत तो काफी लंबे समय से है ना, इसको अब क्यों बहाल कर रहे हैं? टाइमिंग का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। टाइमिंग्स की अगर बात आएगी तो हम फिर तो सवाल ये बनता है कि क्या ये डैमेज कंट्रोल नहीं है? कोई भी समस्याएं नहीं मैडम, कोई भी समस्याएं जो उठती हैं उसका निराकरण के लिए कुछ समय चाहिए, उस पर पूरा मंथन किया जाता है, अधिकारी से लेकर के सब पूरा मंत्रालय पूरा मंथन करता है। मंथन करने के बाद निर्णय देने का जो उचित समय होता है उसी पे निर्णय दिया जाता है। तो ये बात कही ये डैमेज कंट्रोल है का। ये जरूर है कि हमारे सारे कर्मचारी बहुत ही खुश हैं और धीरे धीरे करके उनका जीवन और सुधार दिखेगा। जो आफ्टर रिटायरमेंट अभी बहुत सारे लोग चिंतित रहते थे, अक्सर हम लोग जो बात होती थी ये बात उठ के आती थी, ओपीएस की बात अक्सर उठती थी, बहुत लोग मांग पत्र देते थे कि सरकार से कहिए ऐसे, तो वो जो सरकार ने उसको संज्ञान में लिया है और एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है हमारे सभी कर्मचारियों के लिए। वापस आते हैं, रमेश ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओपीएस को यूपी में बहाल करने के लिए मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए आसिम, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा तो रहा ही है, लेकिन इससे एक जन कल्याणकारी चीजों से अगर जोड़ें तो उन कर्मचारियों को जो वो
ताउम्र अपना पूरा जीवन देता है सरकारी सेवाओं के लिए, और उनकी कोई आजू बाजू और तो कोई इनकम होती नहीं है, बस यही होता बुढ़ापे का सहारा कि भाई हमें पेंशन मिलेगी, पेंशन से हमारा जो बाकी का जीवन है वो व्यतीत होगा, और बच्चों की ब्याह शादी वगैरह होगी। लेकिन अ, ये बीच में चीजें छूट गई थी। अब जब आपको पता होगा, पिछले जब विधानसभा के चुनाव हुए तो हिमाचल प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था वो इसी मुद्दे पे हुआ था कि ओपीएस का जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया कि हम ओपीएस को बहाल करेंगे, और उनकी सरकार आ गई है। और किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी दल और नेता के लिए ये मुद्दा मुझे लग रहा इतना बढ़िया एक वोट कमाऊ मुद्दा हो गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में है अभी, हालांकि अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन उससे पहले ही अगर सरकार ये फैसला लेती है, और तो मुझे लग रहा है इसके परिणाम भी अलग होंगे। और उन कर्मचारियों के जो लाखों कर्मचारी हैं, इसमें 28-30 लाख जो कर्मचारी जुड़े हैं, तो उनको बड़ा फायदा होगा। उनका मुझे लग रहा पूरा वोट बैंक सरकार की तरफ जाएगा, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, विधानसभा के हो, कोई भी चुनाव हो, उनकी तरफ जाएगा। लेकिन हम इस नजरिए से इसको नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि आज के समय में एक सरकारी कर्मचारी जो अपनी पूरी सेवा में अपनी उम्र खपा देता है, अंत में उनको क्या मिल पाता है, या बीच में उनको क्या मिल पाता है। एक प्राइवेट नौकर जब होता है तो वो अगर प्राइवेट कहीं नौकरी करता है तो शाम को आके ट्यूशन भी पढ़ा लेता है, प्रॉपर्टी डीलर का भी काम कर लेता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन सरकारी कर्मचारी के साथ में ये चीजें नहीं होती हैं। सरकार कहती है आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होनी चाहिए, अनुशासित रह के आपको पूरा जीवन सरकारी सेवा में देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं कर पाओगे। अगर कोई करता भी है, अगर पकड़ा भी जाता तो उनके ऊपर सस्पेंस, इस तरह की तलवारें लटकी होती हैं। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है ये फैसला बहुत बेहतरीन है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और जितने भी रमेश कर्मचारी जी, हैं लेकिन ये क्या आप इसको डैमेज कंट्रोल नहीं मान रहे? 2024 में जिस तरीके से बीजेपी का जो हाल हमने यूपी में देखा, तो कहीं ना कहीं सरकार अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करे, क्योंकि 22 में भी अगर हम बैलेट पेपर के आंकड़ों की बात करें तो सपा आगे रही थी, ये एक बड़ा मुद्दा रहा 2022 में भी। और अब 2024 में जिस तरीके का हश्र देखने को बीजेपी को मिला, तो लग रहा है कि ये एक बड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश सरकार कर रही है आगे 2027 में, ताकि इस तरीके की जो इस बार स्थिति देखने को मिली है वो ना देखने को मिले। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक मुझे लग रहा है डैमेज कंट्रोल की बात है, वो अभी टाइमिंग कनेक्ट नहीं कर पा रही है। ये टाइमिंग अगर चुनाव की होती, अभी 2-2.5 साल विधानसभा के चुनाव में बचे हुए हैं। हाँ, अगर 6 महीने चुनाव में रह गए हों, 8 या 9-10 महीने चुनाव में रह गए होते, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते थे कि ये चुनावी फायदा है। लेकिन ये चुनावी फायदा मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि टाइमिंग बहुत सही है। इस समय बहुत समय है चुनाव के लिए। उससे पहले अगर सरकार सोच रही है तो नीयत बहुत साफ है सरकार की। वो अच्छे नीयत के साथ में अपने कर्मचारियों के साथ में जाना चाह रही है, और जाना भी चाहिए। मुझे लग रहा है सारे फैसले चुनाव को देखते हुए नहीं होना चाहिए, और वोट बैंक के ध्यान में रखते हुए नहीं होना चाहिए। सारे फैसले कम से कम होने चाहिए जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत होने चाहिए, और सुविधाएं मिलनी चाहिए। हर सरकारी कर्मचारी यही चाहता है। और सरकार कर्मचारी हमेशा किससे उम्मीद लगा के बैठता है? सरकारों से लगाता है, हुकूमत से लगाता है कि हमारे लिए कम से कम सरकार कुछ करेगी। भाई इसके अलावा तो सरकारी कर्मचारी के पास आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जिस तरीके से फैसला मुझे लग रहा है बहुत ही देरी से लिया गया फैसला है, और सही फैसला है। इसको अगर अगर जैसे आपने कहा कि डैमेज कंट्रोल है, ये अगर खुदा न खास्ता जैसे ही चुनाव अभी संपन्न हुए हैं लोकसभा के, अगर 2 महीने 3 महीने पहले लिया जाता, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी की हुई है वो दशा नहीं होती, और तस्वीर कुछ और होती। जी ठीक है, वापस आएंगे। अमित कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता कर्मचारी संघ से। अमित कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को, जिस तरीके से यूपी सरकार ने ओपीएस पर ये बड़ा फैसला ले लिया है और इसे बहाल करने की बात कही जा रही? नमस्कार मैम, मैं अमित कुमार शुक्ला बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन का मैं प्रदेश सचिव हूँ, और जवाहर व इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ में मैं मंत्री पद पर हूँ। और वैसे जो भी सर ने अभी भाई साहब ने जो कहा है अभी, उनकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ कि ये अगर कुछ दिन पहले लिया गया होता तो शायद हम कर्मचारी लिए एक हर्ष का विषय होता। और मैं, क्योंकि हम लोग 2008 बैच के हैं, और हम लोग पुरानी पेंशन के लिए अडेवा के साथ काफी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले ही हम लोग ने रामलीला ग्राउंड दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन किया गया श्री विजय बंधु के नेतृत्व में।
और हम लोग की आवाज को एकदम दबा दिया गया। और काफी संख्या शिक्षक हैं, काफी संख्या में कर्मचारी हैं, और हम लोग के पास एक ही सहारा है कि वो पुरानी पेंशन, और कोई सहारा नहीं है। और हम लोग तो हमेशा गुहार करते जा रहे हैं, चाहे भारत सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से हो, तो उसको उनको माननी चाहिए। दूसरी बात जो इन्होंने किया है आज इस बार जो है 2000 उनका 5 के पहले वाला, उसमें एक निर्णय हाईकोर्ट ने भी किया था कि 2005 से पहले वाले उनको कर दिया जाए, तो उसी को लेते हुए शायद उन्होंने कैबिनेट में पास किया। क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि शायद सरकार तो पुरानी पेंशन करने के मुद्दे में है ही नहीं। बाकी तो चाहे विपक्ष हो, चाहे विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, अन्य प्रतिनिधि बन जाए, उनको 5 मिल सकता है उनको पेंशन। लेकिन कर्मचारियों के नाम पे पेंशन बहुत महंगा हो जाता है कि सबसे ज्यादा महंगाई जो है हम लोग का क्षति जो है पेंशन देने पे होगी। तो मैं इन सब मुद्दों पे मैं ये चाहता हूँ कि सरकार सब पे विचार करे। अगर 2005 के पहले किसी तरह से भी निर्णय दिया है इन्होंने कि पुरानी पेंशन देंगे, तो हम लोग को भी जो 2005 के बाद वाले भी हैं उनकी बात को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम लोग तो एक ही सहारा है पेंशन का। रिटायरमेंट के बाद अगर हमारे पास पेंशन नहीं होगी तो हम लोग घर में क्या हो पाएगा कुछ भी पता नहीं है। हम लोग का पैसा शेयर में लग रहा है, कितना मिलेगा कोई भी नहीं पता है। आने वाले, क्योंकि कम से कम जब पेंशन हो जाएगी तो हम लोग का जो मेडिकल रिइंबर्समेंट होता है वो सब मिल जाता है, बाकी और भी वो मिल जाते हैं। तो हम पेंशन के बिना कोई बिना और कोई सहारा ही नहीं है जीवन में। जो भी सैलरी आती है वो इतना महंगाई है, खर्च आती है, कोई सेविंग नहीं हो पाती है। और सभी लोग जानते हैं, अक्सर पेपरों में भी आता है कि बच्चों ने जो है अपने माँ बाप को निकाल दिया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग सरकार की पूरी सेवा करते हैं, चाहे जवान हमारे हों वहाँ कर रहे हैं अपना जो है बॉर्डर पे, उनका भी नहीं जा रहा है, उनको भी पेंशन नहीं मिलने का लाभ है, चाहे कर्मचारी हैं उनको भी लाभ नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे आप लोग चैनल के माध्यम से जो है सरकार तक आवाज पहुंचे कि पुरानी पेंशन बहाल करना बहुत जरूरी है। और हम लोग की वो ही एकमात्र यही सहारा है कि पुरानी पेंशन, और पूरा हमारी 32 साल नौकरी मिली रहेगी, बाकी बहुत से लोग 38 साल करेंगे, 30 साल करेंगे, लेकिन नौकरी के बाद जीवन अंधकार में। तो मेरी यही गुजारिश है आप चैनल के माध्यम से कि सरकार हम लोग की बात को सुने और पुरानी पेंशन को वो किसी भी तरह से बहाल करे। धन्यवाद मैडम। अरविंद जी, जी मैडम, सुना आपने यहाँ पर अमित कुमार जी को, क्या कहना चाहते हैं? जी जी मैडम, हमारी सरकार, जैसा हमारे अमित जी ने कहा है, अमित जी में हर्ष का विषय भी है। अमित जी हमें सहित पूरे प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के चेहरे खिल जाएंगे, उनके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जिस हिसाब से हमारी योगी सरकार ने ये फैसला लिया है, पूरे जनहित में फैसला लिया है, सबके परिवार को सुरक्षित किया है कि एक रिटायरमेंट होने के बाद उनके जीवन में हमेशा खुशहाल बना रहे, और अपने बेटी बेटा शादी करने के बाद उनका भी जीवन एक सुरक्षित रहे, वो जहाँ चाहे आ जा सके। और उनका जो एक पूंजी की बात कही गई कि जो अभी के जो जितने भी पैसे वेतन मिलते हैं वो कहीं नहीं कहीं खर्च हो जाते हैं, लेकिन एक उनको एश्योरेंस हो जाएगा कि एक आफ्टर रिटायरमेंट मेरे पास ये है, बैकअप है। तो उनके जीवन को में एक खुशियां लाने के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम है, और काफी समय से मांग आ रही थी। उन सभी कर्मचारियों की इच्छा को पूरी किया गया है। योगी सरकार निरंतर चिंता करती रहती है हर वर्ग पर, समय आने पर वो निर्णय देना है। जैसे अभी कुछ भाइयों ने कहा कि थोड़ा सा लेट हुआ है, ऐसा नहीं कहेंगे। मैंने पहले भी बताया अभी आपके चैनल पे ही कि उसका समय होता है, उस पर मंथन विचार करके ही निर्णायक ऐसी बातें रखी जाती है कि फिर उस पर कोई दोबारा कुछ डैमेज कंट्रोल करने वाली शब्द जो है वो ना होने पाए। तो पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी पूरे उत्तर प्रदेश के सारे कर्मचारी हमारे माननीय योगी जी के इस फैसले से अत्यंत खुश होंगे और मिठाइयां बांटे, खुशी मनाएं। हम ऐसी उम्मीद करते हैं अपने सभी कर्मचारी बंधुओं से। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो कोई ऐसी बात आती है तो ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार ही पेंशन देगी, राज्य सरकार के पास पेंशन देने का नहीं। और कल के मैं माननीय अपनी कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन बहाल की, तो ये दो नहीं आनी चाहिए। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, हम लोग को उनको चिंता है, लाखों कर्मचारी उनके लिए तत्पर है, सेवा करता रहता है, वो जो भी उनका आदेश होता है वो हम लोग पूरी तन्मयता से करते हैं सारे कर्मचारी। और मैं तो मेडिकल में हूँ तो हम लोग 24 घंटे सेवा करनी रहती है। तो जब ये बात आती है, चाहे मुख्य सचिव स्तर पर भी मीटिंग होती है, तो ये कहा जाता है कि पुरानी पेंशन केंद्र सरकार करेगी, जबकि आपने अभी कल ही कैबिनेट में कर्मचारियों को लाभ हुआ है, इसके लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। परंतु जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं तो 2005 के बाद वालों को भी कर दें तो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात रहेगी। और
इन्हीं बातों से मैं कहूंगा मैं। अरविंद जी। जी अमित जी को मैं मैडम अमित जी की बातों पर ध्यान दे रहा हूँ। हम्म। उन्होंने जो अपनी बात रखी है वो जरूर विचार किया जाएगा, और हमारे योगी जी महाराज जो है उस पर फिर से कुछ न कुछ कमेटी गठित करके उस पर विचार मंथन करके, और अमित जी के तरह ही अन्य कर्मचारियों के मन की बातों को समझ करके उनके हिसाब से ही कुछ न कुछ निर्णय जरूर अच्छा आएगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए। रमेश जी, देखिए यहाँ पर अमित जी ने ये स्थिति बड़ी साफ करी। उन्होंने कहा कि अगर ये फैसला 2-3 महीने पहले लिया गया होता तो शायद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति जो है वो काफी बेहतर होती। हालांकि इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि 2027 के लिए कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक इसको हम मान सकते हैं। अगर हम इस पर विपक्षी दलों के रिएक्शंस की बात करें तो अखिलेश यादव ने इस पर अपना रुख कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पष्ट किया था और उन्होंने कहा था कि हम इसको बहाल करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो राहुल गांधी के रिएक्शन की बात करें तो उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था, लेकिन बहुत ज्यादा इस पर उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था उस टाइम पे। देखिए, ये अलग अलग प्रतिक्रिया राजनीतिक दलों से आएंगी और आती भी रही हैं। हालांकि जो अभी आपने अखिलेश यादव का जिक्र करा कि इस चुनाव में उन्होंने ओपीएस का मुद्दा उठाया था, वो उस हिसाब से उठा नहीं पाए थे। प्रमुखता से अगर उठाते तो मुझे लग रहा है जितनी उनकी सीटें हैं उनसे भी इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन ये लोकसभा से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये राज्यसभा से जुड़ा हुआ है मुद्दा है। लोक सेवक इस समय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का मसला है। और अभी ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि ये मुद्दा स्टेट से नहीं उठना चाहिए, ये केंद्र से उठना चाहिए। क्योंकि आप किस्तों में राज्यों को नहीं बांट सकते हो। आज उत्तर प्रदेश को ओपीएस बहाल कर दिया, कल उत्तराखंड में बहाल हो जाएगी, परसों आप आसाम में कर दोगे। ये किस्तों में काम नहीं करो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पहल करे और सभी राज्यों में और जितने भी यूटी राज्य हैं और स्टेट हैं सबको अगर एक साथ किया जाए तो मुझे लग रहा है वो फायदा ज्यादा रहेगा। अब इसमें एक चीज आपको समझना होगा, अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज्यादा, क्योंकि तनातनी हो रही है योगी जी के भी अंदर और ऊपर इस सब चीजों को लेके। और ये इतना आसान नहीं है। आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इसमें लीगल रेमेडीज बहुत सारी हैं, संवैधानिक प्रक्रियाएं बहुत सारी हैं। कैबिनेट का एक फैसला कर देना मोहर लगने जैसा नहीं होता है। क्योंकि उसमें एक कमेटी गठित होती है, उसमें कई लोगों की राय ली जाती है, विदित उनके सब चीजें होती हैं। तो इसमें भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एक सपूगा छोड़ दिया है कि ओपीएस बहाल कर दी जाएगी। अब ये मसौदा केंद्र तक भी जाएगा, केंद्र भी फैसला लेगा, केंद्र इसमें क्या कहेगा और अपनी दलीलें भी देगा। तो अभी इतना ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है कि ओपीएस बहाल हो गई है। और दूसरी बात ये है 2004-2005 इसको स्लैब को जिस तरीके से बांटा जा रहा है कि 2005 से पहले को शामिल नहीं करा जाएगा, 2019-2009 के जो हैं उनको शामिल किया जाएगा। ये भेदभाव क्यों? ये कर्मचारियों के भेदभाव क्यों? भाई आप जिस स्लैब से चल रहे थे शुरुआत से लेके आखिर तक, आप उसी को लेना पड़ेगा। बीच में किसी को छोड़ दोगे और आगे वालों को जोड़ लोगे तो ये मतलब नाइंसाफी होगी उनके लिए। जो कर्मचारी जो नए जुड़े हैं और जो पुराने हैं, अगर नए वालों को फायदा मिल जाएगा, नए वालों को लाभ मिल जाएगा, उनको क्या वो क्या दिल पे सोचेंगे जो 1 महीने पहले जहां से आपने जिस डेट पे लागू करोगे, अगर 15 दिन पहले अगर कोई रिटायर हो गया होगा, 1 महीने पहले रिटायर हो गया होगा, वो तो वंचित रह जाएगा। तो इसलिए मुझे लग रहा स्लैब एक जैसा करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे मंथन की जरूरत है और इसमें बुद्धिजीवी लोगों की जरूरत है। और अभी कोई जिम्मेदार व्यक्ति बाहर नहीं आया है इस ओपीएस पे पूरे तरीके से, जिस तरीके से बादल छटे हुए हैं और उसको धुंध को हटाने के लिए अभी कोई जिम्मेदार व्यक्ति या फिर संवैधानिक से जुड़ा हुआ कोई कैबिनेट कोई बड़ा कोई व्यक्ति अभी सामने नहीं आएगा। जब वो आएगा वो बिंदुवार तरीके से बताएगा, तब ये चीजें पता चल पाएंगी। क्योंकि अभी ड्राफ्ट किसी ने पढ़ा नहीं है कि ये स्लैब पुराना है, नया है, या इसमें कोई और ज्यादा इंप्लीमेंट करा गया है। अभी वो चीजें सामने निकल के नहीं आएंगी, थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। जी अरविंद जी का रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, जैसा कि अभी यहाँ रमेश जी ने कहा कि अभी बहुत सारी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, तमाम चीजें हैं, साथ ही साथ इसको राज्य वाइज बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को लेकर जो तनातनी जो है वो साफ तौर पर भी नजर आ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का ये फैसला केंद्र में जब जाएगा तो केंद्र में आगे क्या स्थिति होगी, तो हम कैसे मान लें कि ये शिगुफा नहीं है, इस पर काम होगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको? नहीं मैडम, ऐसा कहना नहीं। योगी सरकार, योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं।
ये आप नोट कर लीजिए, जितनी भी है अभी जब आज तक की कार्यकाल में जो भी उन्होंने वो करके दिखाया है। कर्मचारी बात आना तैयार होकर के विचार विमर्श होकर जो स्लैब वाली बातें भी अभी रमेश जी ने बोली है, उन सब पे विचार विमर्श होगा और ऐसा निर्णायक फाइनल जो आएगा प्रस्ताव बनके, उसके सबकी देखना सहमति होने के बाद हर व्यक्ति के जब लोग पढ़ेंगे उस आपकी जो चैनल के माध्यम से और पत्राचारों के माध्यम से, सबकी सहमति होगी कि सरकार का निर्णय वाकई में बहुत सराहनीय है। और अब किसी के व्यक्ति को अब चिंता की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि तनातनी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा दूर दूर तक ये सब चैनल और पत्रकार के माध्यम से ही बातें कही जा रही हैं। सरकार पूरी तरह से पूरे समन्वय के साथ में है। केंद्र प्रदेश जरूर बोल देते हैं क्योंकि टीआरपी बढ़ती रहती है, ऐसा कुछ नहीं। सरकार भाजपा की वहां भी है, सरकार भाजपा की यहाँ की है, पूरा समन्वय के साथ में ही दिशा निर्देश के साथ ही पूरा चलता है। ऐसा नहीं कहना, मैं कतई से सहमत नहीं इस बात के। नहीं तो केंद्र से पूरे राज्य में रमेश जी पत्रकार है भाई, उनके पास आती रहती है बातें। रमेश जी पत्रकार है, एक से बातें आती रहती है तो कहते रहते हैं भाई। नहीं, बिना आग के तो धुआं नहीं उठता ना अरविंद जी। अरविंद जी सुन पा रहे हैं? अब कुछ विपक्षी फोटो में प्रिंट में लिया या ऐसी जो भी होगी, बैठने उठने बैठने आंखों के अगर नजरिया इधर से उधर रहे तो उसमें कितनी बातें कहां से कहां जोड़ दी जाती है कि उन्होंने न सोचा न किया न कुछ। ठीक है अरविंद जी, वापस आएंगे। गिरीश शुक्ला एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं। कहता हूँ नीचे लेवल पे जो हमें अनुभव हो रहा है कि ये सब करने से कोई जीत नहीं पाएगी सरकार, वोट में हार नहीं है इनको, जांच पास के वोट पड़ना है और इनको हारना, निश्चित हारना है। लेकिन ये जो कर रहे हैं दिल्ली से दौलताबाद, ये खर्चे जो बढ़ेंगे जनता से वसूले जाएंगे महंगाई बढ़ा करके। 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 30 लाख करोड़ का, 2.5 लाख करोड़ का लोन, हजारों करोड़ के आयल बांड, इनके ब्याज जनता भरते भरते महंगाई की कमर टूटी जा रही है। आदमियों की नौकरी थोड़े लोगों को मिलेगी और महंगाई से सब लोग मरे जा रहे हैं। हारना है, हारना है, हारना है। नोट कर ले योगी साहब, मोदी साहब। ठीक है गिरीश जी, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं ओपीएस की बहाली को लेकर, जहां एक और योगी की कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये 2024 का डैमेज कंट्रोल भी है, 2027 की तैयारी भी है। साथ ही साथ जिस तरीके से ये एक बड़ा मुद्दा रहा 2022 में भी, 2024 में भी, तो उस पर काम करना एक प्राथमिकता मानी जा रही थी और ओपीएस की बहाली के लिए प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक डॉक्टर निगम चौधरी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। जी मैं क्योंकि मैं भी थोड़ा सरकारी नौकरी में हूँ, तो मैं अपनी तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करना चाह रही हूँ कि उन्होंने हम लोगों की मांगों को कम से कम, हम लोग की बहुत पहले से डिमांड थी कि हम लोग को, जो हम लोग 25-30 साल काम करते हैं, हम लोग सरकार को सेवा देते हैं, योगदान देते हैं, तो हम लोग को बुढ़ापे में उन्होंने इस मामले को संज्ञान लिया। और अभी तो फिलहाल उन्होंने 2005 के पहले की जिनकी नियुक्ति हुई है या विज्ञप्ति हुई है, उन लोगों को उन्होंने पेंशन दिया है। और मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करूंगी और ये भी चाहूंगी कि उसके बाद भी लोगों को जो पोस्टिंग हुई है, नियुक्ति हुई है, उन लोगों को भी पेंशन मिले। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी। ठीक है, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और बता दें आपको कि सरकार ने पुरानी पेंशन को चुनने का जो विकल्प है उसे दिया है। 2005 से पहले वाले जो लोग हैं उनको फिलहाल इस लिस्ट में नहीं रखा गया है, तो कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ेगा कि इस ड्राफ्ट में क्या कुछ है और आगे किस तरीके से इस पर काम किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं जिनका जिक्र किया जा रहा था। अरविंद जी बीजेपी नेता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित कुमार शुक्ला जी नेता कर्मचारी संघ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, यहाँ पर जो दर्शक कॉल कर रहे हैं उनका भी देखिए अपना मानना है, अपना कहना है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आपने जो 2005 के लोगों को पहले से 2005 के जो पहले वाले लोग हैं उनको नहीं रखा इस लिस्ट में, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रॉब्लम है, जिसका जिक्र अभी अमित जी भी कर रहे थे कि आप सबको इन्वॉल्व करिए। ये किस तरीके का क्राइटेरिया बनाया जा रहा है?
जी मैम, आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही थी, एक बार दोबारा से रिपीट। हेलो ठीक है अरविंद जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही? अरविंद जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो हेलो, जी मैडम, आवाज आ रही है, हमारी जा रही है, आपके पास नहीं? जी अरविंद जी, सवाल हेलो। मेरा यही है कि 2005 से पहले के लोगों को नहीं रखा गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा नाराज नजर आ रहे हैं। खुश तो हैं, लेकिन वो कहना है कि आपने जो क्राइटेरिया रखा है वो किस हिसाब से रखा है? जरूर, अभी कुछ जैसे जो विसंगतियां दिख रही हैं, उन सब बातों को कलेक्ट करके उस पर फिर से विचार विमर्श करके उस अनुरूप प्रस्ताव तैयार होगा जो सबके हित में होगा। तो अभी कुछ बातें हैं जो ऐसे सब मंथन है, बहुत विचार आएंगे, सबके विचार को कलेक्ट करने के बाद ही ऐसा कुछ निर्णय सरकार करेगी जो सभी कर्मचारी हमारे खुश रहें। क्या तो के बाद आज ठीक है, अरविंद जी की आवाज नहीं आ पा रही है। रमेश जी, जैसे कि अभी आप लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि एक क्राइटेरिया होना चाहिए था, उस क्राइटेरिया के बारे में भी जानकारी है, और आपने खुद ने कहा कि ये केंद्र का मसला है, फिर राज्य सरकार क्यों इस पर काम कर रही है। जैसे कि यूसीसी को लेकर भी कहा जा रहा था कि ये केंद्र का मसला है, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बना जिसने यूसीसी को सबसे पहले लागू किया, अलग तरीके से एक अलग ड्राफ्ट बनाकर। इस पर क्या कुछ कहना है कि ये किस दिशा में जाएगा? क्या ये तनातनी का भी तो नतीजा नहीं है, और क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आगे? देखो, इस फैसले को अगर सही से समझना होगा तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। चुनाव की नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था, आचार संहिता लग रही थी, तो उस समय दिल्ली लखनऊ के लिए कुछ ऐसे फैसले ले रही थी जिसमें योगी की भागीदारी नहीं थी। बिना पूछे उनसे सारे फैसले लिए जा रहे थे। ओपी राजभर को एनडीए में शामिल करवाना और उनकी बातों को मानना, जबकि योगी जी नहीं चाहते थे कि उनको शामिल कराया जाए। अब वही वजह है जो रिजल्ट 2024 का लोकसभा चुनाव का रहा, उसी की तस्वीर पेश करता है। अब योगी जी के हाथ में क्या बचता है? योगी जी ने जिस तरीके से प्रदेश को संभाला, अपने दमखम पे 2022 की जो सीटें आई, प्रचंड उनकी बहुमत आई, उसमें दिल्ली के लोग यही कहते रहे थे कि नहीं, ये तो मोदी जी की वजह से हुआ, अमित शाह जी की वजह से हुआ। जबकि ये चीजों को अगर आप सही से समझो तो दो धड़े बटे हुए थे, ये एक तो लखनऊ और दूसरा दिल्ली। अब क्या हुआ, ये जो चुनाव का जो रिजल्ट है, इसने सबको बदल दिया है, सबकी सोच को बदल दिया है। योगी जी के पक्ष में नागपुर की एक चाबी आ गई है। संघ पूरी इस तरीके से इस बार योगी जी के साथ में है। अब वो किसी भी सूरत में ये चाहते हैं कि दिल्ली कोई फैसला उत्तर प्रदेश के लिए ना ले। अगर दिल्ली से कोई फैसला लिए जाएंगे तो आगे 27 में भी यही हाल होने वाले हैं। योगी जी ओपीएस के लिए जब 22 का चुनाव होने वाला तब भी सहमत थे, तब भी वो चाहते कि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो ओपीएस का मुद्दा शामिल करवाया जाए। लेकिन क्या हुआ, दिल्ली की जो टीम थी उन्होंने मना करा कि इसमें अभी जरूरत है नहीं। दलील ये दी गई कि ओपीएस अगर लागू कर दिया जाएगा तो सरकार का बहुत सारा खर्चा है, रेवेन्यू कहां से इतना आ पाएगा, और उनका तो खजाने खाली हो जाएगा। क्योंकि बात सही है, आज की डेट में अगर कोई पार्षद भी बनता है तो दूसरे दिन उनको गाड़ी चाहिए, चार उनको एक सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए दमखम दिखाने के लिए, और ऐसे मंत्री के साथ में होता है। तो सरकारों के अपने बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो हमारे आपके हिस्से में जो आता है, कर्मचारियों के जो हिस्से में आता है, उसकी कटौती करके ये सरकार अपना पेट भरती है। लेकिन योगी जी की सोच यहाँ पे अलग है। योगी जी सोचते हैं कि भाई मुझे तो 2 रोटी चाहिए, मैं तो सन्यासी आदमी हूं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ना उनको कोई दमखम, ना कोई उनको लग्जरी लाइफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो वो अपने हिसाब से सोचते हैं। अब उत्तर प्रदेश को साधना, उत्तर प्रदेश के पूरे चीजों को लेके चलना, ये योगी जी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। क्योंकि कहते हैं कि भाई दिल्ली का अगर रास्ता केंद्र का खुलता है तो यूपी से खुलता है, लेकिन यूपी इस बार बंद हो गई। यूपी ने यहाँ पे दिल्ली गेट पे एक बड़ा सा गेट लगा दिया कि यूपी से तो इतनी चीजें आ नहीं रही हैं, तो केंद्र में सरकार कैसे बन पाएगी। तब क्या हुआ, तब नागपुर से संघ जो बड़े लीडरान हैं, तो उनके अंदर जो गुप्त मीटिंगें लगातार हो रही हैं, उसमें यही है कि जो लोकल लीडरशिप है उसके साथ में बैठ के योगी जी एक गठबंधन बनाए, योगी जी अपनी एक टीम बनाए। वही नतीजा है कि जो उनकी जो टीम बन रही है, जो गुट बन गए हैं, मोदी शाह का एक गुट है,
ये गुट पूरा लखनऊ का है, और उसके साथ में संघ का भी साथ मिल गया है। जब दोनों का साथ मिल गया तब उन्होंने कहा ओपीएस को इस बार नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। वो वही नतीजा है। अब ये जब चीजें दिल्ली में जाएंगी ना, दिल्ली इस बार स्वीकार नहीं करेंगी, और अमित शाह और मोदी जी इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि नहीं, इसमें तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा, जो लखनऊ से जो यूपी से जो रेवेन्यू केंद्र सरकार में आता है वो कम हो जाएगा। तो ये लोग ऐसा नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मैंने पहले कहा कि अभी इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं और बहुत सारे ऐसे पड़ाव आएंगे जो मुझे लग रहा है इतनी जल्दी अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी देखते जाओ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एपिसोड ऐसे होंगे जो ये लगेगा कि नहीं, पहले जो फैसला लिया तब पलट दिया गया। अब हो सकता है इसमें कोई चीजें और जोड़ दी जाएं, तो मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। जी अरविंद जी। नहीं, वो सभी को दूर करके ही आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे पूरे सभी कर्मचारी खुश रहे। तो माइनस करने की बात। ठीक है अरविंद जी, वापस आते हैं आपके पास। यश हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं। हेलो जी, अपनी बात रखिए प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ये ओल्ड पेंशन की बात होती है तो कभी मतलब कि जो प्राइवेट लोग होते हैं उनके भी कभी पेंशन की या उनके भी कभी बोनस की बात होती है कि भाई उनका भी डीए कुछ बढ़ना चाहिए। इस बात में कभी भी डिबेट नहीं होती, कोई अमल नहीं करता। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अरविंद जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अमित कुमार शुक्ला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित जी, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग तथ्यों के साथ रमेश जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, उस पर आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा कि पार्षद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, उनके पास इतने लोग जुड़ जाते हैं, इतना सरकारी खर्चा होता है। कर्मचारी चाहे वो अधिकारी रैंक का हो चाहे वो कर्मचारी रैंक का हो, तो उसका मान के चलिए कि मैक्सिमम कर्मचारी इसमें इनकम टैक्स के दायरे में आता है और उसको तो इनकम टैक्स देना ही देना है। और ये जितने भी सरकारी जो ये आपके बने हैं, पार्षद बने, चाहे विधायक जी बने, इनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। सारा लाभ इनको बिना इनकम टैक्स दिए ही मिलता है। तो हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत ये रहती है कि हम लोग को सैलरी जितनी मिलती है उससे हम लोग मैं इनकम टैक्स भी दूंगा, अपना घर भी चलाऊंगा। तो एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि रही बात की केंद्र सरकार, योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, उसके लिए मैं मानता हूँ कि सरकार जो है भयमुक्त समाज की है, कर्मचारी लिए थोड़ा बहुत काम होते रहते हैं सरकार से। लेकिन अगर हम केंद्र सरकार पर जाएंगे तो अभी जब कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, तो 2005 के बाद वालों की भी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। इसमें दिल्ली का क्या रोल है? जब हम लोग सब हमें सामने ही दिख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कल ही कैबिनेट में पास कर दिया, तो हम भारत सरकार की तरफ मुंह क्यों मोड़े? जब हमारे पास ऐसा एक मुख्यमंत्री है प्रदेश को जो आज जो है पूरा समाज भयमुक्त है, रात को 12 बजे लड़कियां निकल रही हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, चोरी खत्म हो गई है, ठेकेदारी प्रथा में गुंडाई खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो चुका। तो ऐसे प्रशासन में हम जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिया 2005 के पहले वालों का वो, तो हमको भी दे सकते हैं। तो हम केंद्र वो कहा जाए कि इतना रेवेन्यू कैसे आएगा, इतना ये कैसे आएगा, तो ये मुद्दा मेरा नहीं है। ये मुद्दा अगर सरकार चाहती है, अगर दी है, तो यहाँ भी रेवेन्यू जाएगा। 2005 के पहले वालों के लिए भी अगर पुरानी पेंशन बहाल की है तो वहां भी तो खर्चा जा रहा होगा। कैसे होगा, इतना खर्चा आएगा सरकार के ऊपर, इतना बोझ लगेगा। तो वैसे ही उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने मैनेज किया है, तो वैसे ही मैनेज। ठीक है, वापस आएंगे अमित जी। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्षद सेवानिवृत्त हो जाए या दोबारा ना आए तो उसको पेंशन, उसके बाद एमएलए उसको पेंशन, उसके बाद एमपी उसको पेंशन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने बेचारों ने क्या कसूर किया है? सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग का जो आदमी है वो इनकम टैक्स दे रहा है और सबसे ज्यादा रेवड़ियां हमारे देश के राजनेता बांट रहे हैं। क्यों? इनके घर से कुछ जा रहा है क्या? नहीं, ये सब राष्ट्र की संपत्ति है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है 3-3 पेंशन लें, और जो बेचारा 37 साल 40 साल नौकरी करता है उसको आप पेंशन नहीं देते। 2 साल से लगातार मैं इस प्रयास में हूँ, हालांकि मुझे पेंशन मिलती है रेलवे से, परंतु फिर भी मैं अपने रेल कर्मचारी भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसा चैनल जो के न्यूज है या और दूसरे चैनल जो आम नागरिक को एक माध्यम प्रोवाइड करवाते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं बोलने के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतना ध्यान रखते हैं जनता का, और जो है इसी वजह से आपकी वैल्यू है। सबसे बड़ी बात के न्यूज का मैं इसलिए प्रशंसक हूँ कि के न्यूज में जो मुद्दा उठाया जाता है विद इन हाफ एन आवर और विद इन 1 आवर उसको सोल्व आउट कर दिया जाता है। ये सोल्व करना प्रशासन के हाथ में है, परंतु मुद्दे को उठाना के न्यूज का काम है। प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जितेंद्र शर्मा जी अलीगढ़ से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं। जितिन शर्मा जी आवाज आ रही है आपको? जितिन शर्मा जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, जितिन शर्मा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। धर्मवीर जी हैं गाजियाबाद से, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं आप। ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रमेश ठाकुर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमेश जी, देखिए यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि ये जो बहुत सारा पैसा एमपी एमएलएज में वेस्ट होता है, या बहुत सारी चीज़ें जो सिक्योरिटी और इन सब में जो आती हैं, या बहुत सारा जो एक कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोग एक अपनी रंगबाजी कायम करने के लिए जिस तरीके से करते हैं चीज़ों को, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको रेवेन्यू बचाने का ही इतना शौक है तो फिर आप इस तरीके से काम करिए। क्यों उन लोगों का पेंशन या उनका हक मारकर आप इस पर काम कर रहे हैं? देखिए, हमेशा एक आवाज उठाई जाती रही है 2014 से, जब केंद्र में मोदी सरकार आई है, कि एक देश एक चुनाव, एक कर्मचारी एक पेंशन, फलाना एक फलाना वो फलाना, ये होता रहता है। लेकिन धरातल पे आपने कहीं कुछ नहीं देखा होगा, सारी की सारी हवा हवाई बातें हैं। अभी दर्शक बहुत अच्छी बात कह रहे थे, एक विधायक 5 साल विधायकी जब पूरी कर लेता, या 1 साल में अगर रिटायर हो जाए, 2 साल में भी हो जाए, तो उसकी पेंशन ताउम्र लग जाती है। फिर भैया सरकारी कर्मचारियों ने क्या गुनाह करा, जो अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। रमेश जी, आपने तो फिर भी 2 साल कह दिया। मुझे तो जो जानकारी उस अकॉर्डिंगली तो आप आज विधायक बन गए हैं, कल आप नहीं भी रहेंगे तो भी आपकी पेंशन और क्या आपकी आज अगर मोहर लगी है, विधायक ने अगर बन गए हैं और डीएम ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है, तो आप पेंशन के हकदार हो गए। चौथे घंटे में आपकी पेंशन के हकदार हो गए। तो अब इसमें भेदभाव देखो कितना अंतर है। एक कर्मचारी, एक नेता, मतलब वही नेता जो अपने लिए सारी चीजें बना रहा है, वो तो ठीक है, उस पर अगर कोई आवाज उठाए तो उसको दरकिनार कर दिया जाएगा। अभी हमने देखा था बिल्कुल रामलीला दिल्ली में, मेरे घर के बिल्कुल सामने, तो हमने देखा इतना पूरे देश का कर्मचारी यहाँ पे आया था, सरकारी कर्मचारी, सबका ओपीएस बहाल की मांग थी, लेकिन किसी भी केंद्र के कोई भी सरकार के जिम्मेदार कोई अधिकारी उनसे मिलने तक नहीं आया, कोई इनको आश्वासन तक नहीं दिया है। वो अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश जो बड़ा सूबा है देश का, वहां से अगर शुरुआत होती है तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि इसके बाद छोटे राज्य वो भी पहल करेंगे, दिल्ली भी पहल करेगी, उत्तराखंड भी में पहल होगा, आसाम भी पहल करेगा, पश्चिम बंगाल भी पहल करेगा, तो ऐसी चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये सिर्फ ये जुमला साबित ना होना चाहिए, जो कहो कम से कम वो करो। 2022 का जब विधानसभा चुनाव होता है तो आवारा पशुओं का कितना बड़ा, अगर आशिया आपने देखा होगा, मुद्दा था। आप किसी भी रोड पे अगर जाओ तो अगर कोई स्कूटर से जा रहा है बच्चा, थे चुनाव प्रचार में 2022 विधानसभा में हरदोई की रैली से उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही 10 तारीख में ऐसा कानून लाएंगे जो आवारा पशुओं का जो मसला खत्म हो जाएगा। क्या वो खत्म हो गया? आज उत्तर प्रदेश में आप किसी भी रोड पे कहीं पे भी चले जाओ, आवारा पशुओं की भरमार है, समस्या जस की तस बनी हुई है। और दूसरी बात आ जाती है, ओपीएस ये क्यों नहीं देना चाहते? इस मुद्दे पे मंथन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होता है। जब बड़े बड़े हाईवेज पे आप निकलते हो
जो अनएक्सपेक्टेड जिसमें पैसा खर्च हो रहा है, ये कहाँ से आएगा? ये सारा का सारा पैसा जो जनता का टैक्सेस पेयर है उनका उठा के वहां लगा दिया गया। एक घड़े में पता चला 100 रुपए हैं तो 80 रुपए आपने उसमें लगा दिए, 20 रुपए बचे, 20 रुपए अपने खर्चे के लिए ये लोग इस्तेमाल करेंगे। फिर भैया ओपीएस के लिए बचा कहाँ? आप राम मंदिर जो बना है इसमें सरकार का पैसा ही तो लगा है, या हमारा आपका पैसा थोड़ी लगा है। तो ये सारी चीजों को देख के जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े, ये अच्छी बात है, ये विकास के लिए होनी चाहिए। ठीक है रमेश जी, वापस रोड आएंगे अच्छा- आपके पास। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। नितिन है अलीगढ़ से। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप। नितिन जी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, जितिन हमारे साथ एक और दर्शक हैं। जितिन, आपको आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है मैडम? जी अपनी बात को पूरा करिएगा। जी, मुझे लगता है ये अगर सरकार पेंशन लागू करती है तो जो 28 लाख कर्मचारी हैं उनके परिवारों को एक सम्मानजनक जीवन जीने की स्थिति मिलेगी, जिसका अभी अभाव हमें एनपीएस में महसूस हो रहा था। जी, अगर सरकार ये लागू करती है तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। ठीक है, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और दर्शक मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात करें ओपीएस की, जहां पर आपको बता दें कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा रहा था। 2024 में जिस तरीके से बीजेपी का आचरण यूपी में देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डैमेज कंट्रोल ओपीएस को माना जा रहा है। फिलहाल अभी ये प्रस्ताव पर मुहर लगी है, हालांकि आगे इस पर जो बहुत सारी संवैधानिक प्रक्रिया है, तो क्या ये महज शगुफा होगा या वाकई पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा, ये देखना होगा। जनहित पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।